खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ईवीएम मशीनों से छेड़खानी की बहस के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसे मई के पहले हफ्ते में साबित करने के लिए खुला चैलेंज दे दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2009 में भी ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के बाद ऐसा खुला चैलेंज दिया गया था, लेकिन कोई इसे प्रूव नहीं कर सका। उधर ईवीएम में वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रे के इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 मई तक जवाब मांग लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 3000 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन केंद्र ने यह राशि वीवीपैट के लिए अब तक दी नहीं है। वहीं आज 10 सीटों पर बाईपोल्स के नतीजों में भी बीजेपी ने 5 सीटें हासिल कर बाजी मारी है। सबसे ज्यादा चर्चा में रही दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट, जहां 2 साल पहले आपने यानी आम आदमी पार्टी ने बंपर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन आज यहां से बीजेपी अकाली उम्मीदवार सिरसा ने उनकी जमानत जब्त करवा दी। बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अब भी कहेगी इस करारी हार की ईवीएम जिम्मेदार? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। पांच रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी के साथ अपना जलवा बरकरार रखा है। वहीं इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। बीएसपी ने मुस्तकबिल में बैलेट पेपर से इंतखाबात कराने या ईवीएम में वीवीपीएटी का इस्तेमाल लाजमी करने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि वीवीपीएटी टेक्नोलॉजी में वोट डालने से तकरीबन 7 सेकंड के बाद कंट्रोल रूम में नस्ब मशीन से पर्ची निकलती है, जिस पर पार्टी का निशान और उम्मीदवार का नाम होता है। ईवीएम पर तनाज़े के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को लेकर ओपन चैलेंज दे दिया है। कमीशन ने कहा कि कोई भी ईवीएम को हैक करके दिखा दे। ये चैलेंज मुख्तलिफ पार्टियों के उन इल्जामात के बाद दिया गया जिसमें ईवीएम हैक करने की बात कही गई थी। ईवीएम में मुबैना छेड़छाड़ पर मायावती की पार्टी बीएसपी की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को जवाब देने के लिए कहा। इस सिलसिले में कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों को नोटिस जारी किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस जारी कर दी हैं। आफ्टर अ डिटेल्ड हियरिंग, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिसेस टुडे इन द पिटिशन फाइल्ड बाय बहुजन समाज पार्टी, in which we have taken several grounds, including challenging the introduction of the EVM and not bringing the VVPAT in all the seats. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ईवीएम में छेड़छाड़ के मसले पर कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल ने दावा किया कि ईवीएम हैक हो सकते हैं, इसकी कोडिंग को तब्दील किया जा सकता है। ईवीएम की प्रोग्रामिंग बदल दी गई है, उस ईवीएम का कोड बदल दिया गया है और उस ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है। तो ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है, ईवीएम गड़बड़ नहीं है। कल धौलपुर में 18 ऐसी मशीनें मिली हैं जिसके अंदर बटन किसी का भी दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा है। इसका मतलब इन 18 मशीनों का सॉफ्टवेयर बदला गया, इनका कोड बदला गया, इनकी प्रोग्रामिंग बदली गई। ये किसने कोड बदला, किसने प्रोग्रामिंग बदली, कब बदली, कहां बदली, किसकी सहमति से बदली, इसकी जांच करने के लिए चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तरफ जहां मुल्क भर में बीजेपी की लहर नजर आ रही है और एक के बाद एक रियासत में बीजेपी अपनी सियासी ताकत को मजबूत कर रही है, वहीं दीगर सियासी पार्टियां अपनी कमजोरी और नाकामियों को ईवीएम तनाज़े के शोर में दबाने की कोशिशों में हैं। बहरहाल एसवाई कुरैशी से लेकर दीगर ऑफिसर्स ने ईवीएम हैकिंग की बात का एतराफ करने से इनकार किया है, लेकिन ईवीएम पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसकी खराबी का नमूना मध्य प्रदेश के भिंड में भी देखने को मिला, तो अवाम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर बने जिस पर मुल्क के अवाम और सभी सियासी पार्टियों को भरोसा तो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो अभी भी क्या आम आदमी पार्टी कहेगी कि इस करारी हार की ईवीएम जिम्मेदार है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के।
अनुराग वर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के लीडर हैं। सीपीआई भी एमसीडी इलेक्शंस कुछ दिनों बाद लड़ने जा रही है दिल्ली में, वो हमारे साथ हैं सीपीआई की तरफ से। चांद गोयल साहब जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, इलेक्शन कमीशन का वो पक्ष रखेंगे। विवेक यादव साहब आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब फोन लाइन पर अभी जुड़े हैं, थोड़ी देर में वो लाइव भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अश्विनी जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप लोग पूरी तरह से राजौरी गार्डन में ये जो बंपर जीत हुई है बीजेपी की, क्या इस जीत से इतने ज्यादा बम है कि आप एक तरह से एमसीडी इलेक्शंस जो अभी दिल्ली में होने वाले हैं उसके सेमीफाइनल के तौर पर आप देख रहे हैं इसको, कि भाई जो जीत का सिलसिला अब शुरू हुआ है वो एमसीडी में भी बरकरार रहेगा, या फिर इसे अलग देखकर आप चल रहे हैं? समीर जी, मैं एक चीज आपको बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा। पहली बात, ये जो जीत हुई है, ये जो चुनाव हुआ है सच और झूठ और पाखंड के बीच में हो रहा था। तो आज दिल्ली की जनता ने झूठ को नकार दिया, जो पाखंड की राजनीति थी उसको नकार दिया, जो भ्रष्टाचार की राजनीति थी उसको नकार दिया, और जो भ्रष्टाचार मुक्त विकास की राजनीति हमारी, जो सबका साथ सबका विकास की राजनीति, उसको स्वीकार किया है। इसलिए मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। आप ये देखिए कि जहां एक तरफ उसने महाभ्रष्ट कांग्रेस को नकारा, वहीं उसने महापाखंडी और जो पिछले 2 साल के अंदर जिन्होंने पूरा भ्रष्टाचार, हवाला कारोबार, लैंड ग्रैबिंग, जमीनों का घोटाला, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी को भी नकार दिया। तो अब दिल्ली नहीं अश्विनी जी, कांग्रेस को नकारा कहां? कांग्रेस का तो रिवाइवल हो गया, पुनर्जन्म हो गया। कांग्रेस तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जहां ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन जी का ही गृह क्षेत्र था, और आपको मैं विशेष बताता हूं कि जिस बूथ पे अजय माकन जी ने वोट डाला है, वहां पे केवल 97 वोट मिले हैं कांग्रेस को, और हमें मिले 350 वोट। आप समझिए, जिस बूथ पे, जिस स्कूल में अजय माकन जी वोट डाल के आए हैं, उस स्कूल में, उस बूथ पर कांग्रेस को 97 वोट मिले, हमें 350 वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिवाइवल हुआ है। हाँ, सेकंड पोजीशन उनकी आई है, और थर्ड पोजीशन आम आदमी पार्टी का ही। जनता ने अपना दिखा दिया, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ आप ये देखें कि उसमें जो 4 वार्ड थे, चारों वार्डों में बहुत तगड़ी हमारी जीत हुई है। ऐसा नहीं कि 4 वार्ड में हम कहीं एक वार्ड में जीतते रहे। तो ये ठीक है अश्विनी जी, विवेक यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विवेक यादव साहब, ऐसा क्या कर दिया आपने 2 साल में कि जनता आपसे इतना ज्यादा नाराज हो गई, जमानत जब्त हो गई आपकी? समीर भाई, देखिए, जनता नाराज हो गई, उसका एक कारण है। सुबह हमारे जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने गिनाया भी था, बताया भी था उन्होंने कि हमारे विधायक ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, लोगों में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी थी उस बात को लेकर के, और हम लोगों ने प्रयास किया वो नाराज़गी दूर हो पाए, सफाई देने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग शायद उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हुए और उनकी नाराज़गी सिर माथे एक गलती हुई कि वहाँ विधायक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लेकिन सारे जो चुनाव होते हैं उनका मिजाज अलग अलग हुआ करता है। आप इसको पूरे दिल्ली के एमसीडी के चुनाव से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा ही होता तो दिल्ली में जिस समय एक पूरे देश में लहर चल रही थी और 7 की 7 लोकसभा की सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसके बाद 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, इनकी जमानतें कई जगह जब्त हुई हैं। हर चुनाव का अपना एक अलग सिनेरियो होता है। तो ये उपचुनाव था, इसमें एक अजीब तरह की गुस्सा था लोगों का, वो उन्होंने निकाला, लेकिन पूरी दिल्ली में इस तरह का माहौल है ये बिल्कुल नहीं है। एमसीडी के जो 10 साल का भ्रष्टाचार है वो भी लोग जानते हैं, और उससे जो असहमति है, माफ कीजिएगा गला थोड़ा मेरा खराब है, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि दिल्ली का ये मूड है जो राजौरी गार्डन में नजर आया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो पूरी दिल्ली का मूड है। देखिए, और प्रवेश वर्मा साहब जो कि बीजेपी के सांसद, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब इस हार के बाद केजरीवाल साहब को हिमालय पर चले जाना चाहिए। नहीं तो बहुत जगह अभी भारतीय जनता पार्टी की बाई इलेक्शंस में हार हुई है। बिहार में वो चुनाव हारे थे, दिल्ली में चुनाव हारे थे, तो मोदी जी को भी हिमालय चला जाना चाहिए था। ये इस तरह की अनर्गल बातें करने से इनको बाज आना चाहिए, और इनका जो पाखंड और इनका झूठ है वो देश के सामने आएगा। और अभी देखिए, ये अश्विनी जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इनको कहिए थोड़ा शांत हो जाए। मैं सुन रहा था, आऊंगा मतलब इतना प्रोपेगेंडा ठीक नहीं है। आप दूसरे की बात भी तो सुनिए, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप, लेकिन दूसरे की बात भी सुन लीजिए। ये झूठ फैलाने में बहुत माहिर लोग हैं पूरे देश में। इन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया, हमारी और आपकी विसात क्या है, हम लोग तो इंसान हैं।
लेकिन झूठ और पाखंड की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। बात सही है कि आज ये रूस पे हैं राजनीति के, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये नीचे भी आएंगे और देश के लोग समझेंगे सारी चीज। मैं आपसे ये कहता हूं कि एमसीडी का जो चुनाव है उसका रिजल्ट आएगा और वो साबित करेगा, बहुत कुछ बता देगा। नहीं, लेकिन विवेक जी, यहां पर तो आपने मौका दे दिया ना। जरनैल सिंह को तो बीजेपी वालों ने नहीं कहा था कि आप पंजाब में भेज दीजिए। देखिए, राजनीति में बहुत सारे निर्णय सही हों ऐसा नहीं है, लेकिन मंशा ठीक होनी चाहिए। हमारी मंशा खराब नहीं है। हमने कहा कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, व्यापम जैसे घोटाले नहीं करेंगे, 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट नहीं बनाएंगे एमसीडी में। लेकिन इन लोगों का झूठ और पाखंड ये देखिए कि जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई आरोप, अनर्गल आरोप लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हो जाते हैं आम आदमी पार्टी को बदनामी। जैसे झूठ एक चलाया जा रहा है कि वकील को रुपया दे दिया 4 करोड़ रुपए राम जेठमलानी, कहीं नहीं दिया गया, जबकि 13,000 की थाली का जो मसला उठा रहे हैं। अब आप मुझे एक सीधा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपसे सीधा एक सवाल सीधा खड़ा होता है। कोई भी आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, इसको ठीक करा दीजिए। अगर कोई सरकारी डिनर या लंच आयोजित होता है तो क्या मुख्यमंत्री जाकर के सारे ढाबों पे रेट लिस्ट लाता है कि कितने की रोटी है, कितने की थाली है? ये सरकार के अधिकारी तय करते हैं। और आम आदमी पार्टी की नैतिकता ये है कि जैसे ही वो डिप्टी सीएम साहब के सामने आया बिल, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया और रोका। अगर रोका ना होता, पास हो गया होता तो पता भी नहीं चलता अभी तक। ये केवल आम आदमी पार्टी की नैतिकता है कि वो बिल को रोक दिया गया कि इतना ज्यादा बिल जो आया है इसको सरकार नहीं दे सकती है। तो ये हमारी नैतिकता है। दूसरा, जो पैसा भी वकील को दिया ही नहीं गया, लेकिन आप तमाम तरह के विधायकों के खिलाफ एफआईआर आम आदमी पार्टी को। और ऐसे वक्त में ये मुद्दा उठाया गया। क्या आपको लगता है कि एमसीडी इलेक्शंस में ये मुद्दा हावी रहेगा? क्योंकि बार बार एक तरफ से आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाई जैसे ही हमारे उसमें बात ये आई कि भाई इसको 14,000 की थाली है तो हमने उसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि भाई अब आप तो थाली खा चुके ना। देखिए, जैसे अभी आम आदमी के प्रवक्ता बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है कि अधिकारी ने किया, हमारे किसी सरकार के नुमाइंदे ने नहीं किया। हाँ। अधिकारी किसका? अधिकारी भी तो आपका ही है। हाँ। अगर अधिकारी आपके बियॉन्ड जाके वो कुछ भी रेट लेके आ रहा है और आपके सामने बिल पेश कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सरकार पे कंट्रोल ही नहीं है। तो आप सरकार किस बात पे चला रहे हैं? आपने तो खुद ही जो है स्टेप डाउन कर जाना चाहिए कि आप तो सरकार चलाने के कैपेबल ही नहीं है। आप इस चीज को, इस ग्राउंड को बना के कि जी अधिकारियों ने तय किया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप इससे नहीं बच सकते। ये आपकी ही जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी ओन करनी पड़ती है, चाहे मशीनरी में जो भी काम हो रहा हो। बिल्कुल। अब आप 13,000 की थाली को 130 रुपए तो नहीं बना सकते ना। हाँ। कुछ बीच का ही रास्ता निकालिएगा या फिर वो कोर्ट जाएगा, कुछ भी जो भी होता है, लेकिन आप उसको एक्चुअल रेट पे कभी नहीं ला सकते। नंबर 2, जो अभी उपचुनाव के नतीजों की बात हो रही, इसमें अगर एक चीज को अगर गौर किया जाए, हाँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज दिख रही है कि जो पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सिखों को अपनी तरफ एक कॉन्फिडेंस जीता था, वो हाँ। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अब खिसक गया है। आने वाले चुनाव में ये इनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। जो एकदम से एन ब्लॉक जो वोट खिसक के आम आदमी पार्टी के पास गया था, वो वापस आ गया भाजपा के पास। तो ये आम आदमी के लिए एक अलार्म है। उनको इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो भी उन्होंने वादे किए थे, जो भी उन्होंने बातें करी थी, वो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ में आ गया कि वो कहीं ना कहीं उसमें दम नहीं है। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आम आदमी पार्टी जिस तरह से 67 सीटें जीत करके बंपर बहुमत हासिल करके सरकार बनाकर बैठी है, उसके बावजूद भी एक विधानसभा सीट पर 2 साल सरकार चलने के बाद ही उसकी जमानत जब्त हो जाना, क्या आप मानते हैं कि ये सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है या फिर सिर्फ एक सीट तक इसे सीमित मानते हैं कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नकार दिया? मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं। चुनाव ये 10 दिन के बाद एमसीडी के चुनाव है। हाँ। नतीजे आज घोषित होते हैं। क्या ये चुनाव एमसीडी के नतीजों के साथ नहीं हो सकते थे? ये मानसिकता है कि सत्ताधारी दल को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए, ये चुनाव आयोग की नीयत पे भी प्रश्न नहीं। तो ये चुनाव आयोग को पहले से पता था कि कौन सी पार्टी जीतने वाली? ये चुनाव आयोग के नीति में प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ। क्योंकि लगता है कि अब बीजेपी इसे पूरी दिल्ली के अंदर प्रचारित करेगी कि साहब हम जीत रहे हैं। लेकिन यूपी विधानसभा की बात देखिए
चुनाव आयोग को क्या पहले से अंदाजा था कि बीजेपी ही जीतने वाली है? देखिए, मेरी साफ समझ ये है कि 10 दिन के बाद अगर ये चुनाव होते तो क्या इसमें कोई आफत आ जाती? क्या वहां का विकास रुक गया था? क्या बिल्कुल ठप हो गया था? शासन प्रशासन दिल्ली के अंदर काम करना बंद कर दिया था? नहीं हुआ था ऐसा। अगर ये चुनाव 10 दिन के बाद होते तो कोई आफत नहीं आ रही थी, प्रजातंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। प्रजातंत्र की हत्या अब हो गई है कि अब दिल्ली के अंदर ये कहा जा रहा है कि राजौरी गार्डन के अंदर तो सिर्फ भाजपा का वो स्विम हो रहा है। भाजपा ही जीत रही, सारी पार्टियां धराशायी हो रही हैं। और दोस्तों, अब तो भाजपा को वोट दे दो, सारी मीडिया इसका ही करेगी, उसका फायदा बीजेपी उठाने के लिए प्रयास करेगी और पूरा प्रयास कर रही है। मैं तो चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि 10 दिन के बाद अगर ये चुनाव होता तो क्या होता? एक चुनाव आयोग 15-15, 20 दिन की डेडलाइन देता है कि इतने चुनाव करिए, तो कम बजट वाली पार्टियां कहां जाएं? उस पे नहीं देता है। मुझे ये बताइए, अगर उस इलाके का वोटर बीजेपी के साथ है तो चाहे 10 दिन बाद चुनाव करा लीजिए या 20 दिन बाद चुनाव करा लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? हम उसका स्वागत करते। अगर ये चुनाव नतीजे 10 दिन के बाद आते तो हम उसका स्वागत करते। आज हमारी आपत्ति इस बात के है ऊपर है कि ये जो 10 दिन के बाद एमसीडी चुनाव है, इसके ऊपर क्यों प्रतिबंध नहीं लगा? अगर चुनाव पहले हो गए तो 10 दिन के बाद काउंटिंग हो जाती, एमसीडी के साथ काउंटिंग हो जाती। तो चुनाव आयोग क्या प्रतिबंध लगाएगा बीजेपी इस सीट का प्रचार ना करे कि हम दिल्ली के अंदर फला सीट जीत गए, अब एमसीडी के अंदर भी हम सब सीट जीत रहे हैं? ठीक है, तो ये वोटर को भ्रमित करने का काम चुनाव आयोग ने किया। चलिए ठीक है, ईवीएम कितनी जिम्मेदार, ये भी एक सवाल है। चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है ईवीएम्स को लेकर, क्या आपको लगता है कि उन आरोपों में कुछ दम है? और जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी में दम है तो मई के पहले हफ्ते में आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, क्या इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है? चुनाव आयोग ये मानकर चल रहा है कि ईवीएम्स को हैक किया जाए या उनमें किसी तरह की हेराफेरी की जाए? देखिए, ये ईवीएम का जो उपयोग हो रहा है कई सालों से हो रहा है। महाराष्ट्र में हमने इसको एक मल्टी सीट के लिए भी ईवीएम को तैयार किया गया है। अब किसी भी मशीन के एक तरह से 3 भाग होते हैं। एक फिजिकल, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मशीन में क्या क्या चीज़ लगी हुई है, उसका बाद उसमें टेक्निकल क्या चीज़ है, और तीसरा उस मशीन का किस तरह से यूज़ किया जाता है, प्रोसीजरल पार्ट। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो हम लोग ने महाराष्ट्र में इतने हम लोग ने चुनाव कराए, मैंने 2 टर्म किए महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन में, मेरा अनुभव यह है कि किसी भी प्रकार से ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। इस मशीन के अंदर जो चिप है उसकी हमने प्रोग्रामिंग की, एक्सपर्ट कमिटीज बना के हमने उसको उसको सब जांच कराई। उसमें IIT मुंबई, पूना यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ, इस तरह से हमने 3 लोगों की कमेटी बना के पूरा उसका प्रोग्रामिंग चेक किया। मशीन जो है ECIL हैदराबाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहाँ से मशीन बनती है। और जो चिप लगाई जाती है, जो उसके अंदर जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होता है, उसके ऊपर हमने एक रेजिन, एक प्रकार से सीमेंट लगा दिया है। अब उस चिप को जब तक आप प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करते, जो जिस तरह के आरोप किए जा रहे हैं, जब तक आप चिप निकाल के और उसका प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करते, तब तक किसी भी तरह से इसको हैक नहीं किया जा सकता। नहीं तो गोयल साहब केजरीवाल यही तो आरोप लगा रहे हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी गई है, कोडिंग कुछ ऐसी की गई है कि किसी भी पार्टी के सामने वाला बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाता है। प्रोग्रामिंग चेंज करने की बात, हैकिंग की बात ही नहीं है। हाँ, अच्छा, उसका उत्तर ऐसा है। अब ये मशीन जो है जी, इसके बाद ये मशीन की सब, जब इलेक्शन से पहले एक एक मशीन की चेकिंग की जाती है। चेकिंग के बाद में जब ये मशीन, जब कैंडिडेट्स लिस्ट फाइनलाइज हो जाती है, कैंडिडेट्स लिस्ट का एक सीरियल ऑर्डर होता है जिसको कोई भी किसी भी इलेक्शन में पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सीरियल नंबर होते हैं ये उस इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं उनके अल्फाबेटिकल नाम के हिसाब से तय होते हैं। अब अगर मेरा नाम चांद गोयल है और किसी का नाम अशोक शर्मा है, तो अशोक शर्मा का नाम जो है पहले नंबर 1 पे आ जाएगा, मेरा नंबर 2 पे रहेगा। पर अभी सपोज बीच में कोई एक ब्रिजभूषण आ जाते हैं तो नंबर 1, 2 मेरा नंबर 3 पे चला जाएगा। तो उस मशीन में किस ऑर्डर में किसका नंबर रहेगा वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता।
वो उस इलेक्शन में जो पर्टिकुलर इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके उस पर। इतना ही नहीं, जब कैंडिडेट लिस्ट फाइनलाइज हो जाती है तब इस मशीन की जांच, एक एक मशीन की पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के उनके सामने बटन दबा के पूरी प्रैक्टिकल ढंग से जांच की जाती है। अगर हाँ, जो पोलिंग एजेंट जो मॉक वोटिंग करते हैं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी और अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आ चुके हैं। अश्विनी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जैसे जो चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कोई संभावना ही नहीं है कि इससे टेम्परिंग की जा सके, उसके बावजूद भी बार बार इस तरह के आरोप लगना, और एक तरह से कहें बीजेपी के खिलाफ जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो अब लामबंद हो चुका है इस मुद्दे पर, क्या वजह आपको नजर आती है? मैं आपको बताऊं, जिस आदमी को राजनीति में एक मर्यादा का स्तर होता है, खासतौर पर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ऐसे सवाल नहीं खड़े किए जाते। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के तरीके एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट संस्था है, और आज पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद जब चुनाव आयोग के किसी ने धृतराष्ट्र बोला है, और एक ऐसे व्यक्ति ने धृतराष्ट्र बोला है जो पिछले 2 साल से मोटी तनख्वाह ले रहा है, गाड़ियों में चलता है, बड़ा बंगला लिया हुआ है, आज तक एक मंत्रालय नहीं लिया है। मैं समीर जी बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है उस सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके पास होती है। उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, सारे मंत्रियों के पास 6 से 7 विभाग है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है, और मुख्यमंत्री योगी के पास 36 विभाग है। यानी बाकी मंत्रियों से 6 गुना जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने ऊपर लिया हुआ है। आप जरा दिल्ली में आके देखिए, आजादी के बाद पहली बार किसी भी प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री 2 साल से बिना विभाग का हो। आप ये देखिए कि एक मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा वेतन भत्ता, सबसे ज्यादा गाड़ी बंगला, और उसके बाद 2 साल हो गए तनख्वाह ले, जनता आपको तनख्वाह देती है। नहीं, वो बात ठीक है अश्विनी जी, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाने का जहां तक सवाल है, तो 2009 में आपकी पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे ना। लालकृष्ण आडवाणी ने पूरी मुहिम छेड़ी हुई थी, जिसके बाद 2013 में फैसला हुआ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का कि वीवीपैट सिस्टम लागू किया जाए। उसके लिए अब केंद्र सरकार पैसा ही नहीं देगी तो लागू कैसे करेगा चुनाव आयोग? समीर सुनिए, समीर सुन लीजिए। पहली बात तो ये, जब कोई चीज नई नहीं आती है तो उसके बारे में शक शुबा हो सकता है, लेकिन उसके बाद कितने इलेक्शन हो चुके। पंजाब का इलेक्शन हुआ, अभी इलेक्शन नहीं हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ। अरे अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो कांग्रेस कर लेती, हमारा बहुमत कैसे आ जाता? फिर तो 2014 में कांग्रेस दोबारा जीत लेती। अब दूसरी बात, ये दोनों पार्टियां ये कह रही थी कि हमको पेपर ट्रेल चाहिए, पर्ची निकलनी चाहिए। आज के जो राजौरी गार्डन का चुनाव हुआ दिल्ली में, उसमें पूरी तरीके से 100% पर्चियां निकली है, तो पर्ची निकलने के बाद भी इनकी जमानत जब्त हो गई। और राजौरी गार्डन में 4 मंडल थे, 4 के चारों मंडल में जमानत जब्त हो गई। ऐसा नहीं केवल विधानसभा स्तर पर जमानत जब्त हुई, चारों मंडलों में अलग अलग जमानत जब्त हो गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है अश्विनी जी, आपने अपनी बात के लिए अभय दुबे साहब थोड़ी देर से जुड़े हैं। अभय दुबे साहब आ चुके हैं स्टूडियो में। अभय दुबे साहब, आप राजौरी गार्डन में जो नतीजे सामने आए हैं उसको कांग्रेस पार्टी की अपनी जीत मानकर चल रही है, इसी में खुश है कि भाई हम 2nd नंबर पर आ गए, एक तरह से रिवाइवल हो गया, पुनर्जन्म हो गया। आप ये नहीं देख रहे कि हार गए आप सीट फिर से? समीर जी देखिए, हमारी लड़ाई 2 सरकारों से थी जी। एक राज्य में केजरीवाल जी की सरकार थी, और एक केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। दोनों इन शब्दों को सुनने के बाद आभास क्या होता है कि दोनों व्यक्ति केंद्रित, आत्म केंद्रित राजनीतिक दल हैं। तो हमने एक लड़ाई जीत ली जो आप पार्टी की सरकार को हराया। अब एमसीडी में हम जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एक राज्य की सरकार थी वो अकर्मण्यता को प्रतिबिंबित करती थी, जो केंद्र की सरकार है वो अहंकार को प्रतिबिंबित करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने की कोशिश की मोदी सरकार ने कि ना काम करूंगा ना करने दूंगा। वे पहले ही केजरीवाल जी की सरकार काम करना ही नहीं चाहती थी। दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है, वो प्रचार में तो विश्वास रखते हैं मगर परिणामों में विश्वास नहीं रखते। और जिस बहुत अपेक्षाओं के साथ लोगों ने चुना है दोनों सरकारों को, लेकिन उतनी जल्दी पराभव भी प्रारंभ हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए। ये संकेत हैं, केजरीवाल सरकार की हार के संकेत को समझकर मोदी जी को डिलीवरेबल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर काम नहीं करेंगे तो वो भी नकार दिए जाएंगे। हमारी तो हम इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, हम हार और जीत दोनों से सबक लेते हैं और एक प्रश्न
प्रशस्त मार्ग की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भाई कांग्रेस इतनी हतोत्साहित क्यों नजर आ रही है, क्यों नहीं वो अपना 100% देने की कोशिश करती है? जैसे आज अजय माकन साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हमें पता होता कि हम इस सीट पर इतना अच्छा करने जा रहे हैं तो शायद और ज्यादा कोशिश करते। वो और ज्यादा कोशिश जो बीजेपी करती हुई हर जगह नजर आती है, वहां कांग्रेस क्यों चूक रही है? नहीं, देखिए, ये हम चूक रहे हैं ये प्रश्न नहीं है। हाँ, कोशिशें तो और बेहतर, अगर परिणाम अनुकूल नहीं निकलते हैं तो इसका अर्थ है कि कोशिशों में कमी है और बेहतर कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम वहां तक पहुंचे, जनता की अपेक्षाओं पर पूरे खरा उतरे। तो ये इस वक्तव्य में मुझे कोई ऐसा दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता कि कमी रही, लेकिन परिणाम आने के बाद पता लगता है कि शायद और हम थोड़ी और तैयारी के साथ जाते तो और बेहतर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानता कि शायद आप दिल्ली सेंट्रिक ये चर्चा कर रहे हैं या राष्ट्रव्यापी चर्चा कर रहे हैं। तो पूरे देश से संदेश जो निकल करके आया है उसमें ये नहीं कहा जा सकता, सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर या मोदी जी का वो बरकरार है। ऐसा तो कर्नाटक में 2 सीटें आपकी पार्टी ने जीती। नहीं, कर्नाटक में 2 सीटें हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वह झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता क्योंकि 40 साल से उनके पास है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम एक सीट हारे हैं तो वहां पर 6 बार से वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जिनके अवसान की वजह से वो खाली हुई थी। अटेर में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके निधन के बाद सीट खाली हुई और हमने उस सीट को रिगेन किया है। तो इससे वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखते। लेकिन हाँ, एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल देश में ये परोसा जा रहा है कि एक ऐसा पुरोधा है जो इसने देश जीत लिया। देश नहीं जीत लिया समीर जी। मोदी जी के बाद 16 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 9 राज्यों में मोदी जी चुनाव हारे हैं। तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, जैसे गोवा में, मणिपुर में, 9 में हारे, 7 में जीते। ठीक है, विवेक यादव साहब, आम आदमी पार्टी के लिए ये चिंतन का वक्त है, आप मानते हैं? या फिर पंजाब में हारने के बाद जिस तरह से आपने पूरी तरह से ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया और फिर पार्टी ने कोई चिंतन मनन नहीं किया, कम से कम चिंतन मनन करती हुई नजर नहीं आई, उसी मोड में आप अब भी रहेंगे? यहां पर तो वो भी गुंजाइश नहीं है। अश्विनी जी बता रहे हैं हर जगह वीवीपैट लगा हुआ था, तो पर्चियां भी निकली हैं। समीर भाई, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ चीज़ों को सामने रखना चाहता हूं। देखिए, एक तो ये कि जो दिल की बात होती है जुबान पे आई जाती है, भले ही कितना छिपाने का प्रयास किया जाए। अभय दुबे साहब अभी बोलते बोल गए कि मोदी जी का फंडा है, न काम करूंगा न करने दूंगा। दिल्ली की सरकार को कैसे उन्होंने किया, खैर वो उसको अलग जाने दीजिए। जहां तक बात ये आप कह रहे हो पंजाब में हार हुई, पंजाब में कहाँ हार हुई? पंजाब में 4 साल की पार्टी एक प्रदेश में 2-2 बार सरकार बनाती है, एक प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में आ जाती है 4 साल में, और ये भारतीय जनता पार्टी को 40 साल लग गए थे 200 से 280 तक जाने में। तो हम लोगों की उपलब्धि है। कुछ गलतियां होती हैं, मानते हैं, हम लोग बैठ के इस पे चिंतन करेंगे, हमारे नेता चिंतन कर रहे हैं कि कहां कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी, तो उस पे ऐसी बात। दूसरा आप जो कह रहे हैं ईवीएम का, ये बताइए कि जब इतनी बड़ी उपलब्धि आप मान रहे हैं तो ईवीएम में अगर टेम्परिंग हो गई, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई कि सारे वोट बीजेपी को पड़ने थे, फिर ये उपलब्धि कैसे हासिल हुई आपको? विवेक जी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने नेता को बोलिए कुछ काम धाम करे, दिल्ली विकास मंत्रालय लेके कुछ काम करे। अरे चुप हो जाइए अश्विनी जी। आपकी अगर औकात बताने पे आ जाएंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप क्यों छोड़ के भागे थे टिकट के चक्कर में? अब मत बोलिए ज्यादा। विवेक जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जगह भी नहीं है यहाँ। विवेक जी, आप बोल रहे थे 15-15 हजार की थाली खाओगे आप। चलिए, मैं भी 15-15 हजार की थाली खाओगे। आप भी इसी आम आदमी पार्टी में थे, आप भी इसी आम आदमी पार्टी में थे। इतना भ्रम मत फैलाइए, इतना झूठ मत बोलिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। 15,000 की थाली पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए। अरे भैया, ये टिकट के लालच में आप पार्टी छोड़ के चले गए, भाजपा के प्रवक्ता बन गए। तो मैं, हाँ समीर भाई, माउंटबेटन में 15,000 थाली नहीं खाता था। बहुत अच्छी ट्रेनिंग बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अपनी ट्रेनिंग आप अपने तक रखिए। झूठ बोलने की ट्रेनिंग अपने तक रखिए, बोलने दीजिए दूसरों को भी। आप ऐसे मुंह नहीं बंद कर सकते। अरे 15,000 दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, देखिए अभी हुआ क्या है। अश्विनी जी प्लीज, ऐसे किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, वक्त निकला जा रहा है जी। ये इतने बेशरम लोग हैं, ये इतने बेशरम लोग हैं जिनको शर्म भी नहीं आती है, इनको बात करने की नैतिकता भी पता भी नहीं है, बात करने का सलीका तो सीखिए कम से कम। आप बोल रहे थे मैं शांत था, कुछ तो शर्म लिहाज रखिए, इतना बेशरम मत हो जाइए किसी। अरे विवेक जी, चलिए इतना नाराज ना होइए, किसी को बलात्कारी, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। कारोबारी
आपका एक मंत्री समीर भाई देखिए फिर बार बार वही बात, ऐसे तो बात नहीं हो सकती। ये लोगों को केवल शोर मचाना चिल्लाना यही सिखाया गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं बात होगी। ऐसे क्या बात होगी, क्या इनसे बात की जाएगी? क्या बात कर रहे हैं आप अश्विनी जी? चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। अनुराग जी उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं जिस आत्मचिंतन का जिक्र कर रहा हूं, क्या उसकी कमी है पार्टी के अंदर जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है? इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्या आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ा जो एक वो फॉर्मेशन के टाइम से ही एक प्रॉब्लम है कि वो सिंगल पर्सन ड्रिवन पार्टी है। हाँ। वो एक आदमी से चलने वाली पार्टी है। उसने जो बोल दिया सबने वही मान लिया, वही इंप्लीमेंट कर दिया। एक जो चिंतन करने के लिए अलग लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो इनके पास होते थे किसी टाइम में, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो हम हर पार्टियों में देख रहे हैं ना, हर जगह अलग कमान हावी है, सब जगह ये, हर जगह एक आदमी फैसले लेते हुए नजर आता है। ये हालत भाजपा में भी है, ये हालत कांग्रेस में भी है, ये हालत हर जगह है। हाँ। और ये भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसी तरह से चल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कहता है उसको सब फॉलो करते हैं। हाँ। जबकि ये राजनीति का आम आदमी पार्टी में फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो चिंतन में बैठते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए और है तो चिंतन इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ये कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। विवेक जी मैं आऊंगा आपके पास, चांद गोयल साहब से भी बहुत कम बात हो पाई इस सेगमेंट में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ईवीएम पर खासतौर पर हम बात करेंगे। चांद गोयल साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, मैं चाहता हूं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो ब्रेक से पहले हम बाईपोल्स की बात कर रहे थे, लेकिन ईवीएम का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन का पक्ष रखने के लिए। गोयल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कह रहे हैं कि ये इतना सेफ सिस्टम है और ईवीएम से बिल्कुल भी किसी तरह की टैंपरिंग नहीं की जा सकती, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो फिर क्या वजह है कि साउथ अफ्रीका को छोड़कर कोई भी देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, हॉलैंड हो, जबकि जापान ने तो खुद बनाया है, वहीं से हम लेते भी हैं, जापान खुद इसे यूज नहीं करता। फिर क्या वजह है इसकी और हम इसे किस बेसिस पर इतना सेफ मान रहे हैं? देखिए उसकी जो एक मुख्य वजह हो सकती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि भारतवर्ष जो अपना है ये दुनिया में एक बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का जो एक बहुत बड़ा एक स्तंभ होता है वो इलेक्शन होता है। यहाँ इलेक्शन प्रोसेस में जिस तरह से लोग जुड़ते हैं, जितनी संख्या में जुड़ते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखा जाए बाकी देशों में किसी भी एक इलेक्शन में कितने वोटर्स होते हैं, कितनी संख्या में क्या वहाँ वो रहता है। इसके अलावा जिस तरह का इसमें मनुष्य बल यूज़ होता है, जिस तरह जो हम लोगों को यूज़ करते हैं ईवीएम के द्वारा, क्योंकि मैंने 35 साल के कैरियर में सन 77 में मैंने आईएएस की सर्विस ज्वाइन की, तो शुरू के कई सालों तक हमने पेपर बैलेट भी यूज़ किए। उसके बाद हमारे पास जब ईवीएम मशीन आई और मुझको इलेक्शन कमीशन में काम करने का सौभाग्य मिला, अब सवाल ये होता है कि जो इस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है, जो संशय सामने आता है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो ये ईवीएम मशीन इलेक्शन कमीशन यूज़ करती है, ये मशीन किसी भी प्राइवेट आदमी के पास नहीं है। अब आप किसी भी एक खिलौने टाइप की मशीन लेके या किसी भी तरह की और मशीन लेके और आप उस पर कुछ बना के और फिर YouTube पे आप डाल दें कि देखिए इसमें इस मशीन में हमने ऐसा बटन दबाया और इस तरह से ये 5 वोट सब एक ही तरफ चले गए, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो इलेक्शन कमीशन की मशीन है, साहब आपकी बात है, लेकिन शंका आशंकाएं तो इस वक्त देश में कई लोगों के मन में उठ रही है ना, और उसको खारिज भी नहीं किया जा सकता इसलिए क्योंकि 2013 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वीवीपैट सिस्टम जल्द से जल्द लागू करने की बात की थी। और आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब 4 साल होने जा रहे हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को और केंद्र सरकार को कि भाई वीवीपैट सिस्टम पर क्या हुआ। नहीं, उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जब कहीं भी कोई भी किसी तरह की शंका अगर प्रस्तुत की जाएगी और कोई भी अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट डेफिनेटली स्वाभाविक है कि वो इस बारे के उसमें जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे।
और जहाँ तक अब ये पेपर ट्रेल वगैरह ये सब, जैसे हमने भी, अब मैंने आपको जैसे बताया कि शुरू में इस मशीन में जो चिप रहती थी वो ऐसी लगी रहती थी मशीन के अंदर, हमने उसके ऊपर रेजिन लगा के सीमेंट कर दिया। इतना ही नहीं किया, अगर मशीन को छेड़छाड़ नहीं करने के लिए अगर कोई मशीन को खोलेगा तो मशीन परमानेंटली लॉक हो जाएगी। तो ये अब जहाँ तक इस बात का संशय का, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि अब मैं भी एक आम आदमी हूँ कि इस संशय को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और जो भी इस मशीन के फीचर्स प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बार बार कह रहा है ना कि वीवीपैट सिस्टम लागू करने के लिए 3000 करोड़ की जरूरत है, वो पैसा तो सरकार देगी। अभय दुबे साहब, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उस वक्त तो केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, आप लागू कर देते तो आज आपको जगह जगह घूमना नहीं पड़ता ये कहने के लिए कि भाई दिक्कत हो रही है और इसके साथ टेम्परिंग हो गई है, ऐसा शक है। नहीं, देखिए नवंबर 2013, नवंबर दिसंबर मतलब 2014 मान लीजिए, उसके बाद 12 पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखे हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, और 16 लाख वीवीपीटीए चाहिए उनको, वीवीपैट चाहिए, और सरकार अपना इंक्लिनेशन नहीं दिखा रही। लेकिन मैं विनम्रता से ये बताना चाहता हूं कि आज जो बात आपने कही कि आप बीते कई दशकों से इलेक्शन कमीशन से जुड़े हैं, एक लंबी लड़ाई इस देश ने लड़ी है बरतानिया हुकूमत से ताकि हम अपना स्वयं का गणतंत्र स्थापित कर रख सकें। अगर उस पर अनास्था व्यक्त हो रही तो ये समाधान इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कहता क्या है, ये पहली बार है आजाद भारत में कि वो भी एक राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करके कहता है कि राजनीतिक दल अपने काम को सुधार लें। अब मुझे ये बताइए, आप कितना ही बात कर दें उसको सील लगाने की, जो एमसीयू है उसका, जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, उसमें सॉफ्टवेयर डालने का प्रश्न है, तो वो सॉफ्टवेयर अगर आप आपके अकॉर्डिंग डालेंगे तो वो वैसा ही ऑपरेट करेगा। कोई आदमी बैठकर उसका ना तो वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऑपरेट कर रहे हैं ना एमसीयू को कर रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको समीर जी, ऐसा नहीं है, अगर राजनीतिक दल चाह लें तो एक समाधान और है कि जब तक ये वीवीपैट नहीं आता है तब तक बगैर ईवीएम के भी प्रत्येक इलेक्शन हो सकता है, बैलेट पेपर से कराया जाए, इस प्रकार हो सकता है। तो ऐसा ये पीछे ही चलते चले जाएंगे ना? नहीं, ये वीवीपैट तो लाना ही होगा, लेकिन ये जो सिस्टम डिजाइन है, ये पैरेलल में 4 मशीनें लग सकती है। ठीक है, अगर 64 से एक उम्मीदवार भी ज्यादा हुआ तो आपको बैलेट से ही वोट कराना है। ठीक है, विवेक यादव साहब, ये मांग आम आदमी पार्टी ने भी उठाई कि भाई राजस्थान से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो आ रही हैं एमसीडी इलेक्शंस में जिन्हें यूज किया जाना है, और हम जो जनरेशन 1 की ईवीएम्स हैं उनसे हम नहीं चाहते कि वोटिंग कराई जाए क्योंकि उसमें ज्यादा संभावनाएं हैं टेम्परिंग की। अब यूपी के इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिख दिया है कि 2006 से पहले की अगर ईवीएम्स आएंगी तो हम नहीं कराएंगे, हम बैलेट पेपर से कराएंगे। तो एक तरह से क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने आरोप लगाए वो एक तरह से पुख्ता हो रहे हैं? समीर जी, बिल्कुल मैं यही कहने वाला था और यही मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा था कि आज एक खबर आई है जिसमें जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है कि वो पुरानी मशीनों से चुनाव नहीं कराएंगे। कहीं ना कहीं संदेश का मतलब उनको भी है। इलेक्शन कमीशन दो भागों में बटा हुआ है, ये सबसे बड़ी गंभीर बात है और उससे बल मिलता है। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद नहीं थे, भिंड में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ और सारा कुछ। दूसरा ये है कि उसमें चलिए मान लेते हैं टेक्निकल एरर होगा, कोई बटन दबाने पे किसी पार्टी का पर्चा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का ही पर्चा क्यों निकलता है? भारतीय जनता पार्टी की पर्ची का वो सिंबल निकलता है। ये सबसे ज्यादा गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इतना अहंकार और इतना दम्भ सरकार के अंदर, और वही भाषा फिर कई चुनाव आयोग बोलने लगता है कि वो पार्टी की तरह इसके बाद में आप ही के पास आऊंगा, अपनी समीक्षा करें, थोड़ा सा इंतजार। अरे तो इलेक्शन कमीशन उत्तर, अब फिर वही बात है, ये लोग बिल्कुल आप समझ लीजिए कितना दम्भ और घमंड में है। इनसे कहिए उस पर थोड़ा लगाम लगाएं, उनको जनता अच्छों को नीचे ला देती है। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब क्या ये इसको भी चुनौती देंगे? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने आज लिख करके भेजा है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को। ये सबसे गंभीर बात ये है कि इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं मामला बहुत गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, वो बार बार एक बात उठ रही है कि मई के पहले हफ्ते में वो इलेक्शन कमीशन ने न्योता दिया है कि आए और टेम्पर करके दिखाएं। ये खबर कहां से चली? ये चल क्या रहा है पीछे से? कहां से प्लांट हो रही हैं खबरें? इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो
कोई प्रेस रिलीज जारी की हो, लेकिन सरकार का षड्यंत्र है पूरा का पूरा। खबरें प्लांट करा दी जाती हैं, इलेक्शन कमीशन ऐसा करने जा रहा है। किस इलेक्शन कमीशन के किस अधिकारी आपको कोई लेटर तो नहीं मिला ना? कॉन्फ्रेंस की हो, आपकी पार्टी को तो कोई लेटर नहीं मिला ना इलेक्शन कमीशन से कि आइए और प्रूव कीजिए। कोई लेटर नहीं मिला, लेकिन कोई लेटर नहीं मिला, लेकिन खबरें चल रही हैं। कोई लेटर नहीं मिला, खबरें चल रही हैं और खबरों का भी आधार नहीं पता चल कहां से रही हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है इन्हीं सब चीजों से। बाकी कोई आधार ऐसा नहीं है कि कोई बेबुनियाद आरोप लगा रहा हो। आज अगर यूपी के इलेक्शन, ठीक है, अश्विनी उपाध्याय साहब बहुत देर से कुछ आपका जवाब देना चाह रहे हैं। विवेक जी सुनिएगा, अश्विनी उपाध्याय साहब, अब आप सारी खबरों को खारिज तो नहीं कर सकते ना। ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी आशंका जाहिर कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। दूसरी तरफ मीडिया में आपने भी खबरें देखी होंगी, जगह जगह की खबरें। धौलपुर का एक जिक्र हुआ, कई जगह जो एसडीएम साहिबा थी वो धमकाती हुई नजर आई कि हाँ गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये मीडिया में खबर ना जाने पाए। तो और धौलपुर में भी हमने देखा कि कई जगह अलग अलग पार्टीज को जब लोग वोट कर रहे थे तो सारा वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा था। तो दिक्कत तो है ना। अब इलेक्शन कमीशन जो यूपी का है वो भी ये बात मान रहा है कि पुरानी ईवीएम से ना कराइए। कैसे इस शंका को दूर करेंगे आप? एडीएम साहिबा नहीं समीर जी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीईओ है मध्य प्रदेश की, जिन्होंने धमकी दी है। ठीक है अश्विनी जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए चूंकि यहाँ इलेक्शन कमीशन है नहीं, मुझे लगता है अगर इलेक्शन कमीशन कोई प्रवक्ता होता अपनी बात रखता। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनका बयान आया है कि अगर इलेक्शन कमीशन में कोई गड़बड़ी होती तो मैं मुख्यमंत्री कैसे बन पाता। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, मणिपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, मायावती जी इसी ईवीएम के द्वारा 2-2 बार मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश यादव इसी ईवीएम के द्वारा मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद और इसी ईवीएम से आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली। आज वो ईवीएम गड़बड़ हो गई है। ये ईवीएम गड़बड़ नहीं है, ये दिमाग में इनके वायरस आ गया है, दिमाग में इनके दिमाग की चिप खराब हो गई है। मुझे लगता है ईवीएम की चिप नहीं खराब है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। मैं तो कहता हूं जी, अगर इनको लगता गड़बड़ है एक बार ये इस्तीफा दे। जमानत जब तो पार्टी एक बार इस्तीफा दे के एक बार बैलेट से करवा ले, हम तो चुनौती देते हैं। मैं तो ये कहता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब अफजल गुरु मारा गया था, जब याकूब मेनन मारा गया था, इसी कांग्रेस के नेताओं ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल किलिंग किया है, और आज आम आदमी पार्टी का एक नेता कहता है ये इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बन गया है। मुझे लगता है भारत की संवैधानिक संस्थाओं को इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को आतंकियों को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। तुम्हारा कश्मीर में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करती है इलेक्शन कमीशन पे। मैंने आपसे पूछा शंका कैसे दूर करेंगे? आप एक बार ये नहीं कह रहे कि 3000 करोड़ का जो फंड मांग रहा है इलेक्शन कमीशन वो दे दिया जाएगा। जैदी साहब, ऐसा नहीं होता, आप बोलिए ये क्यों नहीं होता? 3000 करोड़ क्यों नहीं दिया जा रहा चुनाव आयोग को कि वीवीपैट लग जाए? सबकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। समीर भाई, सुनिए पहले 2013 से पहले क्या बीजेपी के दिमाग में वायरस था? वो मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इलेक्शन कांग्रेस से ये कहता हूं कि कांग्रेस के दिमाग में उस समय वायरस और आज क्या हुआ? विपक्ष की मांग नहीं थी। ठीक है, तो एक मिनट पूरी बात मुकम्मल होनी है। सन 2013 तक ये इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस के हाथों में खेल के कांग्रेस को सत्ता हथियाता था, और सन 2017 के अंदर ये इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के हाथों में खेल कर बीजेपी को सत्ता हथिया रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि सत्ता का बंदर बाट हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है तो कह रहा हूँ, तो हिस्सा भारत की संस्थाओं को ये हमें नहीं मिला, आम चैनलों में बोलना चाहिए था। तो अंदर की जो चोरों की मीटिंग थी वो बाहर खुल के आ गई। समस्या क्या है? जो कहें कि हिंदुस्तान के सारे आंदोलन हम करते हैं, हिंदुस्तान के सारे आंदोलन हम करते हैं, फालतू बोल रहे हैं की लड़ाई हम लड़ते हैं। अरे भारत में कम्युनिस्टों को ढूंढना पड़ेगा, कैसे चला जाता है भारत में कम्युनिस्टों के लिए म्यूजियम बनाना पड़ेगा जहाँ ढूंढना रखे जाएंगे। चाहे वो ये लोग खा रहे, किसानों के लिए हम लड़े, गरीबों के लिए हम लड़े। जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमें वोट नहीं मतलब अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाकामी का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ दो, अपना दामन पाक साहब। ठीक है अनुराग वर्मा साहब, ये तो वही बात होगी ना कि सारी पार्टियां अपनी नाकामी का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ दें। अब सबको जो है एक
अभी तक ये होता था कि हम आत्मचिंतन करेंगे, या हम जो है अपनी लीडरशिप जो है हमारी सोचेगी क्या करना है, हम अपनी स्ट्रैटेजी पे कुछ चर्चा करेंगे। 2017 में बयान बदल गया, ईवीएम जिम्मेदार है, ईवीएम जिम्मेदार है। अब जो पहले 2 साल पहले 1 साल पहले तक पार्टी के नेता आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ, स्वीकार करते हैं, अब वो स्वीकार नहीं करते, अब कहते हैं ईवीएम जिम्मेदार है। समीर तो चोरी खुल गई, डकैती खुली है, आंदोलन हम करते हैं, गरीबों की समस्या ये तो यूपी का इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, समझ में नहीं आता बगैर आंदोलन पुरानी ईवीएम मशीनों से इलेक्शन संभव नहीं है। 2013 से पहले आप डकैती डाल रहे हैं। देखिए, अब देश को ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है, जो किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ता है वो जीतेगा। बहुत 10 सेकंड में अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। समीर अश्विनी जी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में। जैदी साहब कह रहे हैं कि भाई मेहनत वो कर रहे हैं लेकिन आपको श्रेय मिल जा रहा है, वोट आपको मिल जा रहे हैं। किसी की लड़ाई ये नहीं, ठीक है, मैं बताऊं, वक्त खत्म हो गया, बनाना पड़ेगा, उसी में म्यूजियम में जाएगी। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है अश्विनी जी। समीर कांग्रेस के सांसद महाबल मिश्रा खुलेआम राहुल गांधी को मां बहन की गाली दे रहे हैं। मैंने ट्वीट किया, आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर ऑडियो चेक कर लीजिए। महाबल मिश्रा कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद, वो कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस डूब रही है, बाकायदा मां बहन की गाली दे रहे हैं। और ये ईवीएम को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता हो क्या रहा है? ये कांग्रेस कौन किसको गाली दे रहा है? कौन किसको गाली दे रहा है? जब पार्टी हारती है तो बहुत सारे नेता गाली देते हैं अपने नेता को। आज सही है। अरे भैया मैंने ट्वीट किया हुआ है, 13 में गलत थी, आज सही है। ये जवाब तो अरे ठीक है, चांद गोयल साहब राहुल गांधी को मां बहन की गाली दे रहे हैं। एक मिनट अश्विनी जी आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। चांद गोयल साहब, आपको क्या लगता है अब ये जो आशंका मन में आ रही है ईवीएम्स को लेकर, और एक नहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मन में आ रही है, बहुत सारे देश के लोगों के मन में आ रही है, इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए? ये जितनी हारी वाली पॉलिटिकल पार्टी, सारी नहीं, जो हारी है, जिनका सुपड़ा साफ हो रहा है, उनको दिक्कत आ रही है। जी। यूपी का इलेक्शन कमीशन भी इस पे असहमति व्यक्त कर रहा है कि पुरानी मशीनों से चुनाव नहीं हो सकता। सुन लीजिए गोयल साहब क्या कह रहे हैं जी। ये जो पुरानी ईवीएम मशीन्स हैं, इनका डेफिनेटली, जो पुरानी ईवीएम मशीन जो 2006 या 2004 से पहले की हैं, इनको डेफिनेटली अपग्रेड करना पड़ता है, इनको हमें इनका नूतनीकरण करना पड़ता है। तो अगर किसी भी इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी ने अगर कहा है, तो डेफिनेटली उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि उन ईवीएम मशीन के द्वारा किसी तरह की छेड़छाड़ी की गई या कोई किसी तरह की गलत काम। रही बात जो इस वक्त जो शंका आ रही है, जो इस वक्त शंका आ रही है, डेफिनेटली इसको दूर करने के लिए, जैसे अब मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव पोजीशन लेके, और इलेक्शन कमीशन को जो इसके फीचर्स हैं, जो इसमें प्रोसीजर है, जो इसमें सेफगार्ड्स हैं, अपग्रेड करके दिक्कत दूर हो जाती, तो इलेक्शन कमीशन क्यों ये कहता कि नहीं अगर पुरानी आई तो हम बैलेट पेपर से कराएंगे? और अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं की थी? अभी तक उन्हीं मशीनों से क्यों कराते रहे इलेक्शन? अब उतनी उनके पास मशीन होनी चाहिए, क्योंकि कमीशन ने चैलेंज किया जो भी जो मशीन है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। 10 दिन का टाइम दिया है, वोट पड़ना है। ये 72 घंटे का टाइम मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन ने। सुन तो लीजिए जवाब, वरना जवाब ही रह जाए। हर एक मशीन की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसके अंदर जो उसकी जो बैटरी होती है, जो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक की रहती है। उसके बाद में डेफिनेटली उसको यूज करना मुनासिब भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और अगर उस वक्त उनके पास वो मशीन उपलब्ध नहीं है, तो डेफिनेटली वो उसके अलावा दूसरा पर्याय नहीं है कि वो बैलेट पेपर से उनको इलेक्शन कराना पड़े। तो ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको के पास कितनी मशीन उपलब्ध है, कितने साधन है, क्या है, उस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बैलेट पेपर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। विवेक यादव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जैदी साहब, अनुराग वर्मा जी, अभय दुबे जी, अश्विनी उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। और ईवीएम को लेकर जो शंकाएं आशंकाएं सबके मन में इस वक्त हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के मन में, उसे कैसे दूर किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से, और जो सरकार का फर्ज है उसे निभाकर, इस पर हमारी नजर आगे भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।